हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में 10th क्लास के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 के इंग्लिश के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को कुछ तरीकों के साथ समझने वाले हैं। विद्यार्थियों के साथ अधिकतर इंग्लिश के साथ यह प्रॉब्लम होता है कि उन्हें अधिक इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो में जितने भी तरीके समझाए जाएंगे, यदि आप उन तरीकों को समझ जाते हैं तो 10th के मॉडल क्वेश्चन के किसी भी इंग्लिश पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सभी तरीके आपको याद हो जाए, अन्यथा वीडियो स्किप करने पर या ना देखने पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पैसेज है। अगर आप पैसेज का इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा ही जानते हैं, तो भी आप थोड़े से तरीक़ों से आसानी से पैसेज को लिख सकते हैं। तो देखते हैं पैसेज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय। मतलब कि हम लोग अपने शरीर को किस तरह से मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसका उत्तर पैसेज में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग क्लीन, खुद को साफ रख के, इनहेलिंग फ्रेश एयर, ताज़ी हवा लेकर, फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, अनियमित आदतों यानी व्यायाम करके हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं बीइंग क्लीन, ये पैसेज में लिखा हुआ है, ये सही है। इनहेलिंग फ्रेश एयर, ये भी लिखा हुआ है। फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, ये भी लिखा हुआ है। अब ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड एवॉइड, यानी वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवॉइड, तो इस तरह का वर्ड हमें पैसेज में ढूंढना है। तो पैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवॉइड एनी थिंग्स, वे सभी चीज़ों को त्याग देना चाहिए दैट जो विल वीकेन योर स्ट्रेंथ, जो आपकी ताकत को क्या करता हो, कमज़ोर करता हो, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये सारे चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो उत्तर लिख सकते हैं कि वी शुड अवॉइड एनी थिंग्स दैट विल वीकेन आवर स्ट्रेंथ लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि हाउ शुड वी बिहेव विथ एवरीबॉडी, यानी कि हमें दूसरों के साथ यानी हर किसी के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, यानी किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो पैसेज में देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, हमें हर चीज़ के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, यानी सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, कॉर्टियस एंड कंसोट्रेट टू एवरीबॉडी, यानी हमें हर किसी के साथ विनम्र और ध्यानपूर्वक बातें करना चाहिए। फेयर टू योर ओपिनियंट, यानी अपने पक्ष विपक्ष के प्रति पूर्ण रूपेण निर्भर रहना चाहिए। तो इस तरह से पैसेज में ही मिल जाता है उत्तर, तो हम पैसेज से भी ढूंढकर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है पैसेज में, उसमें रिक्त स्थान दे दिया गया है, यानी जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ है स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, उसके बाद यहाँ पे वर्ड को मिसिंग कर दिया गया है।
तो यहाँ पे पैसेज में ढूंढना है स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड उसके बाद क्या लिखा हो गया है। इसके बाद जो भी वर्ड लिखा गया होगा उसके फुल स्टॉप तक यानी जहाँ तक कॉमा लगाया गया हो वहाँ तक का वर्ड मीनिंग यानी वर्ड लिख देना है। क्वेश्चन है कि स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो पैसेज में ढूंढना है कि इसके बाद क्या लिखा गया है। यानी यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है कि स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी, यहाँ तक लिखा हुआ है एंड तक लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिख देना है क्लॉट्स द ब्रेन यानी फुल स्टॉप यहाँ तक है। तो फुल स्टॉप यानी कॉमा फुल स्टॉप तक हमें वर्ड को बाकी लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्लॉट्स द ब्रेन। उसके बाद अगला है कि इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो इसको पैसेज में ढूंढना है कि इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ। उसके बाद लिख देना है हेल्थ एंड एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी यानी फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आवर उसके बाद खाली स्थान दे दिया गया है इज ए प्रीशियस पोजीशन यानी यहाँ पे बीच में भरना है। तो ये वर्ड कहाँ पे लिखा गया है ये ढूंढना है और फिर हमें उस स्थान रिक्त स्थान में जो भी वर्ड होगा उसको भर देना है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रीशियस पोजीशन। तो इसके बाद यहाँ पे ए इज क्वेश्चन में लिखा हुआ था। उसके बाद पीछे आते हैं तो पीछे आने पर हमें क्या मिलता है। तो पीछे आने पर मिलता है कैरेक्टर और यहाँ पे योर के नहीं है, योर के जगह पे आवर है। योर यानी आपके जो हमारे लिए ही प्रयोग किया गया है इसलिए योर के जगह पर आवर लिख दिया गया है। तो आवर कैरेक्टर इज ये उसके बाद प्रेशियस पोसेशन लिख देना है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है तो आपको केवल कैरेक्टर बीच में भर देना है। अगला क्वेश्चन है कि वी शुड हैव फिर खाली स्थान है टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड प्योर एंड नोबेल यानी बीच स्थान पर क्या भराएगा। तो इधर का लाइन और इधर का लाइन पैसेज में मिल जाएगा। बीच का वर्ड जो मिसिंग है उसको ढूंढकर लिखना है। तो ये लाइन कहाँ लिखा गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव द कोरेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड एंड प्योर एंड नोबेल। तो यहाँ से ये यहाँ तक टू तक लिखा गया है। ये बीच का वर्ड ये मिसिंग है यानी कोरेज। तो बीच में हमें क्या लिख देना है यहाँ पे कोरेज। इस तरह से पैसेज को सभी उत्तर को हम क्वेश्चन पैसेज से ही ढूंढकर लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें तभी पैसेज समझ में आएगा। दूसरा पैसेज को उसी तरह से बनाकर देखना है, अभ्यास करना है। अगर हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम लिख नहीं सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने ग्रामर की ओर और देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है कि वर्ब्स ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब्स बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी etc। यानी इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं यानी उससे कौन सा वर्ब कहते हैं जो हम अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं अब पॉसिबिलिटी को यानी जब हम किसी शब्द के द्वारा जो काबिलियत जो संभावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम पढ़ा सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आई कैन टीच मैं पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे किस चीज़ का वर्ड का प्रयोग किए कैन का। जैसे कि बोल सकते हैं मे आई कम इन
मैं आ सकता हूँ। मतलब कि यहाँ संभावना बता रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं आज तुम हमारे घर आओगे, तो उत्तर क्या देता है सामने वाला, मे भी, हो सकता है। यहाँ पे संभावना यानी मे का प्रयोग किए। तो ये कैन और मे, कुड, शुड, आउट, ये सब जो वर्ब है इसे क्या कहते हैं, तो एक्सिलरी ट्रांसिटिव मॉडल नॉन ऑफ दिस। तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल। यानी शुड, कैन, कुड जो हम अपनी योग्यताओं या फिर संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिमूव टू इन द सेंटेंस ही इज टू स्लो टू विन द रेस। यानी यहाँ पे रिमूव कर देना है टू को। यहाँ पे जो वर्ड जो सेंटेंस में टू लगा हुआ है उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना है, हटा देना है। यानी तो यहाँ कभी भी याद रखना है कि अगर रिमूव टू यानी टू को हटाने बोल रहा है तो सेंटेंस में टू नहीं होगा। टू के जगह पर क्या आ जाएगा, तो टू के जगह पर सो आ जाएगा। यानी रिमूव टू में पहला चीज़ याद रखना है कि टू हट जाएगा, टू के जगह पर सो आ जाएगा। दूसरा चीज़ याद रखना है कि सेंटेंस में जहाँ टू रहेगा उस टू के स्थान पर दैट आ जाएगा। उस टू के स्थान पर क्या चीज़ आ जाएगा, दैट। और तीसरा चीज़ याद रखना है कि दैट के बाद सब्जेक्ट, यानी उसका दैट के बाद जो भी अगला सब सेंटेंस बनेगा वह सेंटेंस मॉडल का होगा। यानी उस सेंटेंस में कैन, कुड, में, ये सब का प्रयोग किया गया होगा। यानी रिमूव टू में तीन चीज़ याद रखना है। पहला ये कि उसमें सो लगा हुआ होगा टू के स्थान पर, TOO टू के स्थान पर सो लगा हुआ होगा, टू के स्थान पर दैट लगा होगा, और उसके बाद के सेंटेंस में कैन यानी मॉडल का प्रयोग किया गया होगा, मॉडल वर्ब का प्रयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ही इज़ वेरी स्लो, ही इज़ वेरी स्लो, यहाँ पे टू के स्थान पर कोई प्रयोग ही नहीं किया है। टू को क्या कर दिया गया है, हटा ही दिया गया है। टू विन द रेस, ना टू के जगह पर दैट का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो गया, गलत। ही इज सो स्लो, यहाँ पे टू के जगह पर सो का प्रयोग किया गया है। टू विन द रेस, लेकिन यहाँ पे इस टू के जगह पर दैट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद इसका देख लेते हैं, ही इज सो स्लो, यहाँ पे TOO के जगह पर सो का प्रयोग किया जा गया है। स्लो, दैट यानी टू के जगह पर दैट का भी प्रयोग किया गया है। और उसके बाद के सेंटेंस में कैन का प्रयोग किया गया है, यानी मॉडल का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सही बी, क्योंकि इसमें सो, दैट और कैन तीनों का प्रयोग हुआ है। तो ट्रिक के अनुसार क्या था, रिमूव टू कभी भी अगर आता है हटाने के लिए तो TOO के जगह पर सो होना चाहिए और टू के जगह पर क्या होना चाहिए, सो होना चाहिए। और सेकेंड बात याद रखना है, इस टू के जगह पर सो रहेगा, इस टू के जगह पर दैट रहेगा। अब बाकी के सेंटेंस में कैन यानी मॉडल का प्रयोग होगा। जो भी सेंटेंस इसमें ये तीन चीज़ रहेगा, सो, दैट और कैन यानी मॉडल, तो फिर वह रिमूव टू का सही सेंटेंस होगा। तो इस ट्रिक से किसी भी रिमूव टू के सेंटेंस को आप आसानी से छांटकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो प्रश्न पूछता है। यानी इस सेंटेंस का नो वन कैन कंट्रोल द विंड, कोई नहीं हवा को कंट्रोल कर सकता है, इसका क्वेश्चन क्या होगा।
तो इसका क्वेश्चन यही होगा कि क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है, और इसका इंग्लिश कहाँ पे लिखा गया है, पहला ऑप्शन में कैन एनी, क्या कोई, एनी मतलब कोई, वन, एनी वन मतलब कोई, कंट्रोल द विंड हवा को नियंत्रित कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन ये पहला ऑप्शन में लिखा गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पैसिव वॉइस द प्ले क्रिकेट इज, यानी द प्ले क्रिकेट इज वे लोग गेंद खेलते हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्रिकेट है ऑब्जेक्ट उसे हर सेंटेंस में पहला लाइन में ही लिखा गया है। दूसरा रूल ये आता है कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर का प्रयोग होगा, तो क्रिकेट के साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्रिकेट के बाद इज का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या देखते हैं कि क्रिकेट इज इसमें भी प्रयोग किया गया है, क्रिकेट इज इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो तीसरा रूल कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, दूसरा रूल कहता है कि उसके बाद इज एम आर लिखना है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज इसमें भी है, अभी तक तो दोनों सही है। और तीसरा रूल कहता है कि इज लिखने के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, यानी यहाँ पे प्लेड, प्ले का क्या चीज़ हो जाएगा, प्लेड तीसरा रूप लिखा हुआ है, यहाँ पे प्ले का तीसरा रूप नहीं लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये तो पहले ही गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पे इज नहीं लगाया गया था, तो ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे इज के बाद भी थ्री नहीं लगाया गया इसलिए ये गलत हो गया। नॉन ऑफ दिस ये हो नहीं सकता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा द क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो इसमें 3 रूल याद करना है, पहले कि ऑब्जेक्ट लिखना है, दूसरा प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर, और पास्ट टेंस में है तो वाज वर। उसके बाद इज आर के बाद भी थ्री यानी फॉर्म का तीसरा रूप होना चाहिए, यानी ईडी या फिर उसका तीसरा फॉर्म जो भी बनता हो, अधिकतर ईडी लगा होगा तो तीसरा फॉर्म। उसके बाद फिर बाय और सब्जेक्ट को बाय के बाद। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में इस 3-4 नियम से बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है नारेशन से। नारेशन एक बड़ा चैप्टर है जिसे छोटे से वीडियो में समझना मुमकिन नहीं है, फिर भी कोशिश से कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब हम दूसरे की कही गई बात को, हम जब उसी बात को दूसरे के पास कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी बात कहा गया है उस बात को हम दूसरे के पास किस तरह से कहेंगे। जैसे कहा गया कि उसने कहा आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने अपना काम कर लिया है या फिर कर चुका हूँ। तो इस बात को यानी मैंने अपना काम कर लिया हूँ, इसी को हम किस तरह से बोलेंगे दूसरों के पास। तो यही बोलेंगे कि उसने कहा, क्या कहा कि वह अपना काम कर लिया है, यानी क्या बोले कि वह अपना काम कर लिया है। ये दूसरे के पास हम कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने तो नहीं किया है उसने किया है। तो हम दूसरे पास कैसे बोलेंगे कि उसने अपना काम कर लिया है, यानी वह अपना काम कर लिया है। तो इसका इंग्लिश क्या है, कहाँ है, वह, यानी ही हैज़ डन हिज वर्क हो जाएगा। तो ही सेड, इसमें देखिए लिखा हुआ है ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क। ये तो बोलेगा नहीं कि मैं अपना काम कर लिया हूँ। दूसरे के पास किस तरह बोलेंगे, ही सेड उसने कहा, दैट कि वह हैज़ डन हिज वर्क उसने अपना काम कर लिया है। तो ये सही हो जाएगा। यानी जब हम किसी के कहे गए बात को दूसरे के पास जिस तरह से कहते हैं उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
तो यहाँ पे कहा गया कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो उसी बात को हम दूसरे पास कैसे कहेंगे कि उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया, यानी ही सेड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ही इज वाचिंग, वह देख रहा है, ए मूवी, एक फिल्म, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किस टेंस के किस भाग का एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है, तो ही इज वाचिंग, जहाँ पे भी थ्री का बात करेगा, यानी जिस भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है वह ज़रूर कंटिन्यूअस टेंस का बात करता है। लेकिन इज जो यहाँ पे लगा हुआ है वह प्रेजेंट टेंस का बात करता है। तो यहाँ पे इज प्रेजेंट टेंस और आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस, दोनों मिलाकर क्या बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। ऊपर के क्वेश्चन में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा गया था जिसमें क्वेश्चन होता था, लेकिन यहाँ पे 26वां क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना की बात करता है, यानी जिस सेंटेंस में नोट या नो हो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस को मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य मरणशील होता है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। लेकिन इसका भाव चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य मरणशील नहीं होता है, मनुष्य मरणशील ही होता है, लेकिन इसमें फिर भी नो का प्रयोग करना है। लेकिन इसका कहने का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पहला में नो लगाया गया है, दूसरा में भी नो है, तीसरा में नो नहीं है, तो ये पहले गलत ही हो गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नो या नोट की बात करता है, जबकि ऑप्शन सी नोट का या नो का बात नहीं कर रहा है। तो ये पहले गलत हो गया। अब बचा हमारे पास दो, नो मैन इज मॉर्टल, नो मैन इज मोर्टल। तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन बी में नो मैन इज मॉर्टल, यानी कोई मनुष्य मरणशील नहीं होता है। क्या यह सत्य है कि कोई मनुष्य मरता नहीं है? नहीं, हर मनुष्य मरता है, यानी ये वह सेंटेंस जो है वह गलत कहता है, यानी नो मैन इज मॉर्टल, कोई मनुष्य मरणशील नहीं होता, ये गलत है। ये भाव को चेंज कर दे रहा है। जबकि इस सेंटेंस को देखते हैं तो नो मैन इज इमोर्टल, यानी कोई भी मनुष्य अमरणशील नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। तो इस तरह से ये भाव भी चेंज नहीं किया और नो का भी प्रयोग कर दिया। इस तरह से ऑप्शन ये सही है। तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने बोले तो वर्ड में के भाव यानी कहने का मतलब परिवर्तित नहीं होना चाहिए और नो या नोट का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 डिग्री से है। डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी की विशेषताओं को केवल बात किया जाए तो वह पॉजिटिव डिग्री आता है, और जब किसी के विशेषताओं को किसी अन्य से तुलना किया जाए, यानी दो के बीच तुलना किया जाए, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा है तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, उसके गुण की बात किया जा रहा है। लेकिन यही बोल दिया गया कि राम श्याम से अच्छा है, यानी यहाँ पे दो के बीच तुलना कर दिया गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है दो के बीच तुलना। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि एक का विशेषता का तुलना बहुत सारे लोगों से कर दिया जाता है। जैसे राम क्लास में सबसे अच्छा है, तो इस तरह से पूरे क्लास के बच्चों का तुलना केवल राम से के विशेषता से कर दिया गया, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, या क्या दो के बीच तुलना किया जा रहा है, या फिर एक का बहुत सारे लोगों के साथ तुलना किया जा रहा है। तो देखते हैं, ही इज़ मोयर ब्यूटीफुल, वह अधिक सुंदर है, देन हिज सिस्टर, अपनी बहन से। तो यहाँ पे वह यानी कोई लड़की का तुलना किससे किया जा रहा है, उसकी अपनी बहन से, यानी दो के बीच तुलना हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 28 है टेंस से। क्वेश्चन है कि द पास्ट परफेक्ट इज रन इज, यानी पास्ट परफेक्ट का में बदलना है किसको, रन को। रन यानी दौड़ना, यानी दौड़ना को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो परफेक्ट हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि परफेक्ट जो है वो हैज़ और हैव को बताता है, हैज़ और हैव को बताता है, जबकि ये पास्ट है तो यहाँ पे किसका बात करेगा, हैड का बात करेगा। तो परफेक्ट हमेशा हैज़, हैव और हैड या और उसके बाद V3 का बात करता है। तो यहाँ पे रन का V3 रन ही होता है, चूँकि ये पास्ट है इसीलिए यहाँ पे हैड। तो इसका आंसर हो जाएगा हैड रन, यानी हैड के बाद क्या लगाना है, रन का V3, और रन का V3 रूप रन ही होता है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, हैड रन। क्वेश्चन नंबर 29 है द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग इज, यानी कंटिन्यूअस हमेशा किसी काम को जारी रखने का बात करता है, यानी ING का बात करता है, जबकि पास्ट जो है वो बीते गए समय की बात करता है। तो इसको पास्ट फॉर्म में बदलना है कि ही इज़ प्लेइंग, यानी वह खेल रही है। तो इसका पास्ट क्या चीज़ हो जाएगा, तो वह खेल रही थी, यानी वाज के जगह पर क्या चीज़ हो जाएगा, इज के जगह पर क्या चीज़ हो जाएगा, वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाज प्लेइंग, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वह मॉडल से है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिया गया मॉडल को सुटेबल के अनुसार क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन और 4 में ही मिसिंग वर्ड दिया गया है, यानी खाली स्थान है। इन रिक्त स्थानों को इन मॉडल वर्डों से क्या करना है, भरना है, लेकिन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर कहीं भी लिख दें। तो पहले ही सब का अर्थ समझते हैं, तो हर किसी का अर्थ कहीं ना कहीं सकता होता है या चाहिए। तो फिर यहाँ पे माइट है, माइट जो है वो क्या करता है, मे का पास्ट रूप है, यानी मे पास्ट रूप है। तो इसका अर्थ है कि हमें 4 ऑप्शन में वह ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें पास्ट का बात करता है, बीते हुए समय का बात करता है। तो यहाँ पे पहला में कहीं ऐसा वर्ड नहीं है जो पास्ट का बात करता है। पास्ट के सेंटेंस में या तो V3 का बात रहेगा या फिर लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, इस तरह से रहेगा, लास्ट का रहेगा, या फिर बिफोर का बात करेगा। जहाँ पे बिफोर, लास्ट या V3 रहेगा वही सेंटेंस पास्ट में होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पे सेड यानी उसने कहा, सेड से का 3 या V3 या V2 रूप है, इसका मतलब ये पास्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे माइट हो जाएगा, क्योंकि यही सेंटेंस है जो पास्ट को दिखा रहा है। दूसरा चीज़ है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, यानी 4 में से वह ऑप्शन को चूज करना है, ऐसा कार्य को चूज करना है जो हमें अवश्य करना चाहिए, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को मुझे इस प्रश्न को हल करना आवश्यक है, ये उतना आवश्यक नहीं है। गॉड ब्लेस यू, कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट्स यानी विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को अवश्य आंसर देना चाहिए, ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, ये आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट।
उसके बाद है मैं जहाँ पे विनम्रता को दिखाता है या फिर आशीर्वाद की बात जहाँ कर किया जाएगा तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा मैं। यहाँ पे मैं गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे आशीर्वाद की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं। तो याद रखना है कहीं वर्षा होने की बात करे यानी संभावना व्यक्त करे तो मैं का प्रयोग होगा, या फिर विनम्रता जैसे मैं आई कम इन। इस तरह से जहाँ पे विनम्रता, संभावना या फिर आशीर्वाद की बात करता है तो वहाँ मैं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कैन का प्रयोग वहाँ होता है, ऐसे भी एक बच गया है पहला ऑप्शन तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। कैन जब हम अपने अंदर की क्षमता को प्रकट करते हैं, जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, ये हमारे अंदर क्षमता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये हमारे अंदर की क्षमता है। तो जब हमारे अंदर की क्षमता को प्रकट करना है तब कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ, ये हमारे अंदर की क्या है, एक क्षमता है, एक गुण है, मेरे अंदर की योग्यता, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक तरह से हम अपनी योग्यता को प्रकट करते हैं। तो अपनी योग्यता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैन का। तो यहाँ हो जाएगा कैन। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑप्शन में अगर मॉडल शब्द है, मॉडल वर्ब है, तो अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट वर्ड को ही ढूंढना है ऑप्शन में। मस्ट अगर है तो उस सेंटेंस को ढूंढना है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे माता पिता का आज्ञा पालन करना, टीचर का आज्ञा पालन करना, गरीबों की मदद करना, ये सब आवश्यक कार्य आ जाता है। और मैं जहाँ पे संभावनाओं को प्रकट करता हो, और कैन जहाँ पे हम अपनी क्षमताओं को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है जो टेंस से है, यानी यहाँ पे वर्ब दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ब रूप होगा, V1 होगा, V2 होगा या V3 होगा। तो सेंटेंस के अनुसार हम इसको V1 V2 V3 बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आई खाली स्थान योर लेटर अस्टरडे। अस्टरडे पास्ट टेंस को बताता है यानी पास्ट को बताता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रिसीव का पास्ट रूप लिखना है तो रिसीव का हो जाएगा रिसीव्ड, यानी यहाँ पे ईडी लग जाएगा, ई लगा हुआ है डी, रिसीव्ड, यानी आई रिसीव्ड योर लेटर अस्टरडे, मैंने कल आपकी पत्र प्राप्त किया। तो अस्टरडे पास्ट रूप को बताता था, इसीलिए हम यहाँ पे रिसीव का पास्ट फॉर्म लिखें। दूसरा है माय फादर खाली स्थान ए न्यू कार। तो यहाँ पे मेरे पिताजी एक नया कार क्या किए, खरीदे ना, खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं, कोई भी पिता जो है वो खरीदते तो नहीं रहता है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा नहीं। उसके बाद खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, कोई भी गाड़ी गया खरीद के ले आया, खरीदते तो नहीं रहता है कि नहीं, यानी मेरे पिताजी एक नया कार खरीदे, ये सही हो जाएगा। तो ये भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। हम किसी के बारे में, हम किसी को तभी बताएंगे अपने पिताजी के कार के बारे में जब हमारे पिताजी कोई नई कार लाएंगे, तब ही हम बोलेंगे कि मेरे पिताजी एक नया कार खरीदे। तो इसका बाउट हो जाएगा, यानी बाय का दूसरा रूप BOUGHT, बाउट। सी ऑप्शन देख सकते हैं, द बेल घंटी बज गई, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब कहीं बिफोर की बात करें और यहाँ पे पास्ट टेंस का बात करें, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बात करें, तो यहाँ पे बिफोर और यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का बात करें तो बिफोर के पहले वर्ब का तीसरा रूप
वर्ब का तीसरा रूप और हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। तो द बेल, बेल के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा और गो का V3 यानी गोन। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, हैज गोन। तो इसमें किस तरह से भरे, कभी भी बिफोर अगर रहेगा और अगला सेंटेंस, बिफोर का अगला सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा, यानी V2 का सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग किया गया होगा, तो बिफोर के पहले हैव हैज के बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा द बेल हैज गोन बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इस तरह का सेंटेंस आप पढ़े होंगे। अगला है डी, चिल्ड्रेन वर क्या कर रहा है, पास्ट टेंस की ओर संकेत कर रहा है। क्रिकेट प्ले, यानी चिल्ड्रेन क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये वर के साथ कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे बिफोर यानी ING का प्रयोग किया जाएगा। इज MR के बाद कभी भी अगर फॉर्म भरने के लिए दिया जाए तो यहाँ पे ING का प्रयोग करेंगे। तो आई प्लेइंग केवल क्या कर देंगे, ING लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का पहला है कि द बॉय इज टू टायर्ड, यानी लड़का इतना थका है कि प्ले वह खेल नहीं सकता, यानी रिमूव टू करना है। तो रिमूव टू में क्या बताए थे कि टू को हटाकर सो लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे टू के जगह पर दैट लगाया जाता है और उसके बाद कैन का प्रयोग किया जाता है। तो इसे कैसे बनाएंगे कि द बॉय इज सो टायर्ड, द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही, यानी द बॉय के जगह पर क्या चीज हो जाएगा, पर्सन ही कैन नॉट प्ले। एक बार फिर से कि द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले। अगला क्वेश्चन है हु इज अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कौन मृत्यु से नहीं डरता। इसको किस में चेंज करना है, एसर्टिव सेंटेंस में। एसर्टिव सेंटेंस वह होता है जिसमें ना कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और ना ही नोट का प्रयोग किया गया हो। तो इसको में क्वेश्चन भी है और नोट भी, यानी दोनों को हटाकर भाव वही होना चाहिए, लेकिन ना इसमें नोट होना चाहिए और ना ही क्वेश्चन होना चाहिए। उसको क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस। तो हुई इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, कौन मृत्यु से नहीं डरता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इस तरह बदलेंगे कि एवरीवन, हर कोई, अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से डरता है। तो एवरीवन अफ्रेड ऑफ डेथ, हर कोई मृत्यु से डरता है। इस शब्द में क्या है कि वही बात कह रहे हैं, लेकिन ना इसमें नोट लगा हुआ है और ना ही इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। अगला है ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, यानी कि इस बात को हम दूसरे के पास कैसे बोलेंगे। तो ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं इसी बात को दूसरे के पास कैसे कहूँगा कि उसने कहा, क्या कहा, तो उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा था। तो इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही, उसने कहा कि, यानी दैट वह, तो आई के जगह पर क्या चीज़ हो जाएगा, ही, वह किताब पढ़ रहा था, यानी था है तो वाज रीडिंग ए बुक, यानी ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। ये हो गया। लास्ट है कि दे वन द मैच, वे लोग मैच जीत गए। इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द मैच,
चूँकि ये पास्ट टेंस में है तो ऊपर भी बताएं पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज वर्क का और उसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। तो द मैच वाज वन, द मैच वाज वन, उसके बाद बाय देम, इस तरह से चेंज करेंगे। 33 क्वेश्चन है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल। आइडेंटिफाई, पहचाने द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड स्टेट इट्स डिग्री, यानी इसका कौन सा डिग्री है। 3 डिग्री ऊपर बताया गया है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हम पहले ही बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होता है जहाँ पे एक की तुलना, एक के विशेषता की तुलना बहुत सारे लोगों से किया जाता है या बहुत सारी चीज़ों से किया जाता है, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और यहाँ पे वही हो रहा है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट है ऑफ हिज स्कूल, अपने स्कूल के। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की तुलना एक स्टूडेंट से किया जा रहा है, तो ये किस तरह का डिग्री हो जाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन और मॉडल सेट इंग्लिश के और मॉडल सेट में चाहते हैं जिसमें कुछ और तरीक़ों को बताया जाए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे किसी भी विषय पर या किसी भी मॉडल सेट पर वीडियो बने तो आपसे ना छूटे। तब तक धन्यवाद।